नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आखिरकार देश में जातिगत जनगणना की तारीखों का ऐलान कर ही दिया। आजाद भारत में पहला मौका है जब देश की किसी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर स्पष्ट फैसला लिया है। भारत में जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में हुई थी। उस समय होने वाली जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया था, लेकिन आजाद भारत में पहली जनगणना के दौरान 1951 में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को ही जाति के आधार पर रजिस्टर किया था। 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आर्थिक के साथ जातिगत जनगणना भी कराई थी, लेकिन जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए गए। अब जबकि जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिल गई है, तो इसे कराने से लेकर इससे पैदा होने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा शुरू हो गई। सरकार के लिए देश के अलग अलग राज्यों में एक ही जाति को गिनना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अकेले मध्य प्रदेश में ही ऐसी 7 जातियां हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में जिला और तहसील बदलने पर अलग अलग वर्गों में दर्ज है, जिनका गणित पिछले 69 साल से उलझा है। ऐसी ही और भी न जाने कितनी चुनौतियां हैं जिनका अभी सामना आना बाकी है, लेकिन उससे ठीक पहले सियासी चुनौतियां भी सिर उठा रही हैं। दरअसल विपक्ष जाति जनगणना की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आज इस पर चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा है तारीख पर तकरार। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार ने जातिगत जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को अब एक नया दर्द सता रहा है। इस बार जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने वाली कांग्रेस को अब इसकी टाइमिंग पर एतराज है। कांग्रेस का कहना है कि जातिगत जनगणना में होने वाली देरी जानबूझकर की जा रही है। सरकार नहीं चाहती कि लोग अपने अधिकार हासिल कर सकें, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस की कथनी और करनी पर सवाल खड़ा कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। केंद्र की बीजेपी सरकार ने आखिरकार जाति जनगणना कराने की तारीखों का ऐलान कर ही दिया है। इसके पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी, जिसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। इसके बाद 1 मार्च 2027 से देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू की जाएगी। देश में जाति जनगणना कराने की मांग कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बीते कई साल से करते रहे हैं, लेकिन अब जबकि केंद्र ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो इसके समय पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2021 में जनगणना होना चाहिए था। आप ऑलरेडी 4 साल पीछे चल रहे हो और आप कराओगे 2027 से। आखिर क्यों इतना लेट लतीफ, क्यों? विपक्ष के इस सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। विष्णुदेव साय का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में ही अंतर है। जो दल पहले जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाकर इसकी मांग कर रहा था, अब उसे लग रहा है कि मुद्दा हाथ से निकल रहा है, लिहाजा समय को लेकर ही आपत्ति जताई जा रही है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर रहता है। अब जातिगत जनगणना यहाँ पर होगी, जबकि कांग्रेस इसको बहुत पहले से बोलती रही लेकिन कर नहीं पाई। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बीजेपी ने कांग्रेस से उसका एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। बीजेपी ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं, जिसमें पहले नंबर पर कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना, दूसरे नंबर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में गिरे हुए ओबीसी वोट शेयर को वापस हासिल करना, और तीसरे नंबर पर आगामी विधानसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करना शामिल है। राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि इस फैसले का असर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो तारीख पर तकरार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं रायपुर से। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं। मनोज यादव जी सपा प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से हैं। राहुल राय आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं। के त्रिपाठी जेडीयू प्रवक्ता लखनऊ से हैं। और संतोष सिंह जी पूर्व जनगणना अधिकारी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले गौरीशंकर श्रीवास जी, कांग्रेस या विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, इतना लंबा क्यों?
जाति का फाइनल जो इसका निर्णय आएगा वो 2030 में आएगा जाकर के, माने 29 का लोकसभा चुनाव भी हो जाएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 2021 में हो जाना चाहिए था। 2021 में हो जाना चाहिए था, या हमारी सरकार का कभी ऐसा कोई घोषणा कभी नहीं रहा कि 2021 में हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं कि यहाँ पे बाकी ओबीसी के क्वांटिफाइबल डाटा 2017-18 में आ गया था। यहाँ की राज्य सरकार ने ना वो क्वांटिफाइबल डाटा सार्वजनिक किया, ओबीसी को लेकर 27% आरक्षण दिया, जो कि हाई कोर्ट में इनके कार्यकर्ताओं ने उसको गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं सारे समाज को धोखा देकर एक नया खिचड़ी पकाया गया कि जाति जनगणना कास्ट सेंसस लाया जाए, और जब केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर दी तो अब उसका मीन मेट निकाला जा रहा है। और यह शेख चिल्ली के टाइप बात करना कि हमारे बोलने के कारण, हमारे दबाव के कारण केंद्र सरकार इस प्रकार से घोषणा कर रही है, तो ये अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है। जाति जनगणना निश्चित तौर पे समय की मांग थी। केंद्र सरकार ने कभी इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं माना, ये हमारे लिए प्राथमिकता के तौर पे था। केंद्र सरकार ने इसको लागू किया है। देर जरूर हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे इसके सारे गुण दोष का अध्ययन करने के बाद इसको लागू किया जाएगा। और ये इनके लिए मुद्दा था, मुद्दा हाथ से निकल गया, इसीलिए अब इस प्रकार की छटपटाहट है। आपने कहा कि 2021 में हो जाना था, ये केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा था। आपको भी मालूम होगा हर 10 साल में होता, 2011 में हुआ था, 21 में हो जाना, मान लिया कोरोना काल के कारण नहीं हुआ, लेकिन 22-23 में तो हो जाना था। जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहे, जनगणना ही नहीं हुई। हाँ, निश्चित तौर पे आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कोरोना के कारण हमारा 2 से 3 साल का समय व्यतीत हो गया है, और केंद्र सरकार ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। देर आए दुरुस्त आए, और जो भी चीज़ें रहेगी वो जनता के पटल पर रहेगी। कहीं किसी प्रकार का इसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तौर पे, राजनीतिक मुद्दा के तौर पे, राजनीतिक माइलेज के तौर पे हम इसे नहीं देखते हैं जी। ये सभी समाज के लिए, सभी जाति के लिए आवश्यक कदम था जिसको उठाया गया है। चलो, के त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है तकनीकी कारणों से उन तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे। हम हमारे साथ के त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हमारे साथ जी, हमारे साथ संतोष सेन जी हैं, पूर्व जनगणना अधिकारी हैं, हम उनके पास जाएंगे। इसके बाद पहले हम थोड़ा सा कांग्रेस और सपा और आपसे भी बात कर लेते हैं। विक्रम जी, देखिए, जो उन्होंने कह दिया श्रीवास जी ने कि कोई राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोई बात नहीं है, जातीय जनगणना समय की मांग थी, इसलिए कराई जा रही है। अब जब आप भी जानते हैं, कांग्रेस कह रही कि इतना लंबा समय क्यों, इतनी देरी से क्यों, ये तो खैर बाद में हम सेन साहब बताएंगे कि कितनी उलझने होती हैं। तो अब आपको स्वागत करना चाहिए, ना कि कोई मीन में निकालना चाहिए। विक्रम जी, स्वागत किस बात का करें जी? स्वागत इनकी लेट लतीफी का करें, इनकी बेईमानी का करें, इनकी मंशा में जो दोष है उसका स्वागत करें। हम तो इनकी मंशा को उजागर कर रहे हैं। श्रीवास साहब कह रहे थे कि दबाव में आकर निर्णय लिया है, जबकि ऐसा नहीं। लेकिन हमारा ये कहना है कि निर्णय दबाव में और बेमन से लिया गया है, इसलिए इसको लागू करने में वो तत्परता और वो रुचि नहीं दिखा रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से सामाजिक न्याय की यदि हम बात करें तो वो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा निकल के आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कांशीराम जैसे लोगों का चेहरा निकल के आता है। वैसे ही आधुनिक भारत में जब भी कोई जातिगत जनगणना की मांग करेगा तो स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी का चेहरा ही निकल के आएगा। यही इनको सबसे बड़ी तकलीफ है। तो इनका ये प्रयास है कि धीरे धीरे इस मुद्दे को लंबा खींचते जाओ, मना भी ना करो, हाँ भी ना करो, जिससे इनका प्रयास है, जो कि संभव नहीं है, कि लोगों की स्मृति से राहुल गांधी और जातिगत जनगणना के मुद्दे को हम अलग अलग करते चलें, और देर सवेर जब इसको बहुत सालों बाद हम जब लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पर भाजपा का मार्का लगा होना चाहिए। इनकी कुटिल मंशा है, जिसके कारण इन्होंने संविधान को भी ताक पर रखकर जो
कुछ संविधान की अपेक्षाएं होती हैं और औपचारिकताएं होती हैं जो समय से पूरी ना हो तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसी प्रकार से जनगणना का मामला है। जब कोरोना काल में सारे उपक्रम चल रहे थे, ऐसा कोई काम नहीं था जो कोरोना काल में रुक गया हो, लेकिन चलिए हम उसको मान लेते हैं कि 2 साल आप नहीं कर पाए, लेकिन 23-24 तो आपके पास पूरा खाली था, आपको करना चाहिए था। वो जातिगत जनगणना का पूरा स्ट्रक्चर, अभी सैन साहब भी बताएंगे, स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई नई चीज़ आपको उसमें नहीं डालनी है। जैसे पहले होता था बस वैसे ही होना, 1-2 कॉलम और जोड़ने हैं। अब तो जहां कंप्यूटर और एआई का जमाना आ गया है। बिल्कुल कह रहे हैं एआई का जमाना सारे जमाने हैं। आपने 2011 में तो राहुल जी युवराज थे, एक तरह सत्ता उन्हीं के हाथ में 2011 में जनगणना कराने के बाद जातीय जनगणना हुई है, लेकिन आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो आप अपना दोष नहीं देंगे क्या? इसमें राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर जो है कांग्रेस की गलती को स्वीकार कर लिया है। इनका जब उन्होंने कह दिया कि जब हमने वो आंकड़े जुटाए थे तो उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया था। उस दौर में हमारे जो सहयोगी थे, लालू प्रसाद यादव जी थे, मुलायम सिंह जी थे, इन लोगों ने बाकायदा, और हमारी जो उस समय की लोकसभा की अध्यक्षा थी मीरा कुमार जी, वो लोग सारे लोग चाहते थे कि निजी क्षेत्र में भी जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो जो चीज़ है कांग्रेस में उन्होंने स्वीकार न करके एक चूक कर गए थे, जिसको राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है। नहीं, ये जातीय जनगणना अलग चीज है, रिजर्वेशन अलग चीज है। रिजर्वेशन को इसमें मत जोड़िए अभी। खैर, हम आपके पास आते हैं। राहुल राज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? राहुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है उन तक भी तकनीकी कारणों से नहीं हुआ। मनोज जी, बकायदे घोषणा हो गई है, और कब कब कहां कहां होना है, किस किस चरण में होना है, और कब फाइनल निर्णय आ जाएगा, कब अंतरिम निर्णय आएगा, ये सब कुछ घोषित हो गया है। अब आप लोगों की मांग पूरी हो गई, जैसा कि आप लोग भी कह रहे थे, जातीय जनगणना। जी, सबसे पहले त्रिपाठी जी, स्वराज चैनल को, आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे मुद्दे पर सही समय पर डिबेट को रखा है। और केवल मध्य प्रदेश, स्वराज अच्छे मुद्दे पे ही रखता है। हाँ, हमेशा अच्छे पे रखता है, और आपने सभी देश के कोने कोने से लोगों को भी जोड़ते हो, तो ये भी, इसके लिए भी धन्यवाद के, बधाई के पात्र हैं। और साथ में मैं केंद्र सरकार को भी समाजवादी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने जातिगत जनगणना को स्वीकार किया और उसको कराने के लिए राजी हो गए हैं। हाँ, इसमें सवाल उठना, कोई भी काम होता है तो सवाल उठना वाजिब होता है कि आज का जो डिजिटल समय है, सब कुछ अप टू डेट चल रहा है, कि जातिगत जनगणना चाहें तो 1 साल के अंदर करा सकते हैं, और जो तरीका भी अपनाया जाएगा वो कम समय में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर जी बैठे हुए हैं, आप भी को भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसमें अपनी सरकार से कहिए कि इसको समय सीमा में पहले हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल के अंदर हो जाए, ये सबसे अच्छी बात होगी। क्योंकि 1931 के बाद दोषी इसकी कांग्रेस भी है। मैं ओपन खुले उससे बोल रहा हूं, भले ही इंडिया गठबंधन में है कांग्रेस, क्योंकि 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई है। पहले भी होना था, और दोनों ही 1951 में हुई थी, लेकिन डिक्लेयर उस समय भी नहीं कहा किया था, और 2011 में भी हुई है तो उसको भी नहीं। तो वो तो जो क्या है, जनता के जो रिसोर्सेस हैं, सरकार के रिसोर्सेस हैं, उनको बेस स्टोर किया गया है। अगर आपने कराई डाटा अगर नहीं किया है तो और ज्यादा गुनहगार हैं आप। तो कम से कम अभी जो सरकार राजी हुई है उसके लिए धन्यवाद है, और साथ में दोषी कांग्रेस भी है कि लंबे समय तक राज किया है, लेकिन न सरकारी पद जो आरक्षण लागू हुआ है उतने भरे जाने चाहिए, अभी तक नहीं भरे गए हैं। किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा के देख लीजिए। और आपने कहा कि जनगणना और आरक्षण दोनों अलग विषय हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें इसी से लिंक है सारा। जनगणना ही इसलिए कराई जा रही है कि एक तो किसकी जाति कितनी है पता चल जाए, और उसमें हर, चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो, किन क्षेत्रों में किसकी भागीदारी क्या है वो भी पता चलनी चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी की, चाहे हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हों, अभी भी अगर सबसे पहले किसी ने मांग की है तो समाजवादी पार्टी ने की, उसके बाद राहुल जी ने भी लगातार मांग को उठाया है और जातिगत जनगणना के लिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की इसमें मजबूर तो हुई, उन्होंने की, लेकिन जो मंशा चुनावी माइलेज लेने का और लंबा खींचने का है ना, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। जनता आज की डेट में या तो घोषणा नहीं करते आप,
क्योंकि जितनी भी जनगणनाएं हुई हैं भले ही जारी नहीं हुई, लेकिन 1 साल के अंदर जो समय होता है तय निर्धारित समय में हो जाती हैं। और जब इन्होंने घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तब कहा था कि हम इसको 27 तक कंप्लीट कर देंगे। जब हुई थी ये कहा गया था कि 27 तक हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आ जाएंगे। हाँ। ऐसा हम उनसे भी, आप प्रवक्ता से भी और जेडीयू प्रवक्ता से भी बात कर ले। फिर संतोष सेन जी से सबसे महत्वपूर्ण है कि कैसे होता है, क्या होता है, उनके पास जाएंगे, थोड़ा उनको आज समय देंगे, जिससे आपको भी बहुत सारी भ्रांतियां होंगी वो भी दूर होंगी। राहुल राज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार, मेरी आवाज। चलिए, सपा प्रवक्ता ने तो कहा है कि देखिए इसमें कांग्रेस भी दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है कि उन्होंने जाति जनगणना कराने के लिए स्वीकार किया। अब इसमें आपका क्या स्टैंड है? मैं तो अपनी शुरुआत 2011 की जाति जनगणना, मतलब सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो यूपीए की सरकार ने करी थी जी, उसको इस सरकार ने पटल पे ना रखने का काम किया। 2014 से लोकसभा में बीजेपी है जी, और उसका सारा डाटा जो जातीय जनगणना उस समय की गई वो बीजेपी के पास है। इन्होंने उसको अभी तक दबा के रखा। चलिए ठीक है, बीते 4 साल में विपक्ष ने इनके ऊपर इतना दबाव बनाया क्योंकि हर इलेक्शन में विपक्ष ने जाति जनगणना को प्रमुख मुद्दा बनाया। प्रमुख मुद्दा बना के इनके ऊपर इतना प्रभाव डाला उस चीज का, चाहे वो जनता ने डाला हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल ने डाला हो, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, कि इनको मजबूरी में आज ये घोषणा करनी पड़ी। मगर इस घोषणा की भी मंशा पे भी मुझे शक है। जो प्रपोज डेट जनगणना की थी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। किस बात का शक है? जो जनगणना की प्रपोज डेट थी, घोषित डेट थी, जो टेंटेटिव डेट थी, वो 30 अप्रैल 2025 की थी जी, जो जनगणना होनी थी। आज ये कहते हैं कि 2027 में इस जनगणना को शुरू करेंगे। 27 से नहीं, 26 से, 2026 अक्टूबर से हिमाचल और जो पहाड़ी एरिया। सॉरी 26 अक्टूबर 2026 से ये शुरू करेंगे। 1 मार्च 2027 से दूसरे राज्यों में करेंगे, पहाड़ी राज्यों में ये 26 अक्टूबर से करेंगे, ये इन्होंने कहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका कोई ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया? इसका जो ब्लूप्रिंट है ये चर्चा में, पब्लिक चर्चा में आया? किस आधार पे ये क्या इनपुट डालेंगे, क्या क्वेश्चन लोगों से पूछेंगे, जो ये बाहर उसमें आउटपुट आएगा? मैं एक बात बाबू जगदेव प्रसाद जी ने, जो बिहार के लीलन कहे जाते थे आज से 50 साल पहले, उन्होंने कहा था कि 100 में से 90 शोषित है। शोषित ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट 90 का भाग हमारा है। तो आज की परिस्थिति इस तरीके की है कि जो आरएसएस और जो बीजेपी आज 1 साल पहले, 6 महीने तक पहले ये कहती थी कि हिंदुओं को अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हिंदू बढ़ जाएंगे, जाति जनगणना हो जाएगी तो हिंदू तर हो जाएंगे, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएंगे। आज वो कैसे मान गई? वो इसलिए मान गई क्योंकि जो विपक्ष है आज एक साथ होके इन पे दबाव बनाने में कामयाब हुआ। विपक्ष आने वाले समय में, राहुल जी, विपक्ष ने तो बहुत सारे मुद्दों पे विरोध किया है, तो नहीं मानी सरकार। इस पे क्यों मान जाती? 3 तलाक से लेके सीए कानून से लेके बहुत सारे मुद्दों पे, धारा 370 पे भी विपक्ष ने विरोध किया, तो भी उनको जो करना है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जनाब। पिछले आप 4 साल का चुनाव देखेंगे तो विपक्ष ने हर तरीके से जाति जनगणना को अपना मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को इतने मुखर रूप से प्रेजेंट किया कि बीजेपी को मजबूरन ये सोचना पड़ा कि हाँ, अब जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जी, 2019 में वुमेन रिजर्वेशन है, लिमिटेशन अभी पेंडिंग है। आप किस आधारों पे, किस ब्लूप्रिंट तैयार करके इसको करेंगे? ये तरीका आज के समय में सिर्फ जो अभी नया मुद्दा जो चल रहा है, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया है, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने ये नया सूपा छोड़ा है। मेरे को इनकी मंशा पे पूरा शक है। और हमारी पार्टी हमेशा से चाहती है कि जातीय जनगणना हो। जो लोग 500 हजार साल से
शोषित हुए, जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं, जो लोग पीछे हैं, उनका कम से कम उनका पता तो लगेगा, उनकी उनकी स्थिति कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनका डाटा तो आएगा। जब उनका डाटा आएगा तो उनको हम कम से कम मदद तो कर पाएंगे एजुकेशन में, नौकरियों में और हर तरीके से। और इसमें जाति जनगणना में सबकी जाति की गणना होगी, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, जी चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईबीसी। राहुल जी, बिल्कुल आपकी बात आ गई है। एक बार त्रिपाठी जी के पास चलते हैं, फिर हमारे साथ जनगणना अधिकारी, पूर्व जनगणना अधिकारी सेन साहब, क्या क्या दिक्कतें आएंगी? आप कह रहे हैं ना कि चाहे शोषित हो, दलित हो, आदिवासी हो। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में भी इस तरह का होगा। हर राज्य में कई जगह ऐसी हैं जो जाति एक तहसील में रिजर्वेशन में है, एसटी में है, तो दूसरी तहसील जिले के अंदर ही, प्रदेश तो छोड़िए, जिले के अंदर ही दूसरे तहसील में वो ओबीसी में आ जा रहे हैं। ऐसी भी बहुत सारी भ्रांतियां, इसको अभी तक सरकार ने ठीक नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर सरकार, मोदी सरकार ने ये घोषणा की है तो ये सब सारी चीजें भी आने वाली हैं। क्योंकि त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। त्रिपाठी जी, जातीय जनगणना घोषणा कर दी है, हालांकि उसका, राहुल जी आप भी सुन लीजिए, 16 जून आपने कहा क्या प्रारूप तैयार किया है, कुछ बताया है। 16 जून 2025 को इसकी अधिसूचना जारी होगी, तभी सारे प्रारूप भी आ जाएंगे। त्रिपाठी जी, देखिए त्रिपाठी जी, जातीय जनगणना जो है ये सोशलिस्टों की एक बहुत पुरानी मांग जी, और उस मांग के तहत जो है विधिमंडल कमीशन आया और हम लोगों ने कांग्रेस के ऊपर शुरू से ही, आजादी के बाद से ये दबाव डाल रहे थे। डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे 100 में पावे 60 का नारा उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक उठाया था। विधिमंडल कमीशन आया, उस कमीशन को ठंडे बस्ते में कांग्रेस ने डाल दिया और बड़ी लड़ाई के बाद जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई सत्ता में, तब जाकर के मंडल कमीशन को मिला। और उसके पहले भी कर्पूरी ठाकुर जो जननायक थे हमारे बिहार के, सोशलिस्ट पार्टी से थे, उन्होंने अपने यहाँ जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कुछ आरक्षण का काम शुरू किया था। और कांग्रेस ने हमेशा लगभग 60 या 70 के दशक तक इन्होंने इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई आरक्षण पिछड़ों को मिलना चाहिए। और पिछड़ों में तमाम ऐसे जातियां थी जो बहुत ही निम्न स्तर पे थी, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए डॉक्टर लोहिया और जितने भी समाजवादी नेता देश के थे, वो उसकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक। अब रही बात आ जाने के बाद, जब ये दौर चल रहा था, तभी नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा से सभी दलों को मिलकर के एक मेमोरेंडम जाकर के प्रधानमंत्री को दिया। प्रधानमंत्री से कहा कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए। और उसके दौर में, चूंकि आपके संविधान में व्यवस्था है कि राज्य अपने अपने यहाँ सर्वेक्षण करा सकते, जनगणना तो नहीं करा सकते, सर्वेक्षण करा सकते, उसके तहत बिहार में सर्वेक्षण, उसके तहत आप देखिए। लेकिन त्रिपाठी जी, बिहार में जो जनगणना कराई, सर्वेक्षण हुआ, उसमें इतनी विसंगतियां आई हैं कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं। नहीं, वो सर्वेक्षण आया है, कोई वो गणना तो जनगणना हो ही नहीं सकती, वो तो सर्वेक्षण है। उस सर्वेक्षण से उसकी एनालिसिस उस पे काम हुआ है और उससे कुछ लोगों को, वंचित लोगों को लाभ भी मिला। लेकिन कर्नाटक से पूछना चाहता हूं, जो मंच को यहाँ पे बैठे प्रवक्ता, कर्नाटक में तो 2.5 साल पहले ही आ चुकी है रिपोर्ट, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं जी? तेलंगाना में क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये सारी रिपोर्टें तो आ गई है भाई, बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं माननीय राहुल गांधी, लेकिन वो अपने हाथ लागू कर देते। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट रखी हुई थी, 4 लाख जातियां थी और उस पर हाथ खड़ा कर दिया मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने, कहा कि हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। तो इस तरीके के सवाल हैं जो अभी है, लेकिन जो एक फैसला हुआ हिंदुस्तान में, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, वो ऐतिहासिक फैसला है। जातिगत जनगणना की हिम्मत कांग्रेस ने कभी नहीं जुटाई, कि वह आपके बीपी मंडल कमीशन को लागू करने की हिम्मत कभी नहीं जुटाई। तो इन सब बातों को देखते हुए एक बड़ा फैसला हुआ है। उसमें एक फायदा ये होगा कि हमारे पास सब डाटा आ जाएगी, हमारे पास जातियों के डाटा आ जाएंगे, कौन पिछड़ी, कौन अति पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन अति दलित है, वो सारी आंकड़े आ जाएंगे। तो उसके आधार पे हमें देश में योजना बनाने में एक बड़ा सहयोग मिलेगा।
और उससे आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय का जो फार्मूला होगा वो भी लागू होगा। और जब सामाजिक न्याय के साथ विकास होगा तो एक देश में समता मूलक समाज और समरसता का वातावरण पैदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद। या मैं कहना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा निर्णय है जो जनता के हित में है और इसमें कांग्रेस का कोई दबाव नहीं काम आया। ये जनगणना का काम माननीय नीतीश कुमार ने बहुत पहले उठाया था। जी संतोष सेन जी, अब आपसे ही बहुत सारे लोग, हमारे प्रवक्ताओं को भी बहुत सारी जानकारी नहीं होगी, हालांकि तकनीकी क्या क्या होता है ये जाति जनगणना। संतोष जी, एक तो पहले आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सर्वे किया उसमें कई जगह, कहीं तो मैं बताऊं कहीं धोबी एसटी में आ रहे हैं, कहीं पिछड़ा वर्ग में आ रहे हैं, कई ऐसे भील और भिलाला हैं जो दूसरी जगह जाके बस गए हैं तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, वो नहीं आ पा रहे हैं। और ये जो जाति जनगणना होगी इस पे क्या ऐसा भी होगा कि जो जातियां संपन्न हैं और पिछड़ों का लाभ ले रही हैं, जो जातियां संपन्न हैं वो रिजर्वेशन SC ST का लाभ ले रही हैं, जो नहीं है संपन्न वो सवर्ण में आ रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, क्या इसमें ये भी समावेश होगा कि ये जाति संपन्न है इसलिए इनको पिछड़ा वर्ग से या उससे सवर्ण में डाला जाए? इस तरह की भी बातें होंगी क्या? सेन साहब जी नमस्कार जी, मैं संतोष कुमार सेन जी, जनगणना कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड 1 से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2021 में जी, और सेवानिवृत्ति के पूर्व मैं जनगणना के ऊपर कार्य भी कर रहा था जी। अभी बीच में तमाम लोगों के जो उत्तर में सुन रहा था, जवाब सुन रहा था, उसमें एक क्वेश्चन मार्क एक निकल के आता है कि शासन ने, केंद्र शासन ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया जी। निर्णय लेने के साथ में उसके टाइम फ्रेम के ऊपर जी, जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि इसको तत्काल क्यों नहीं कराया जा सकता। तो मैं आपको बता दूं कि जनगणना, चूँकि हमें आपको सामान्य जनमानस के बीच में एक अवधारणा है कि एक डिकेड हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है, मगर जनगणना की जो तैयारियां हैं, प्रारंभिक तैयारियां, एक जनगणना संपन्न होने के बाद फाइनल डाटा निकल के आने के बाद, जैसे 2021 की मैं बात कर रहा हूं तो 2014 से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी जी। इसमें समय लगता है। समय सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक डिकेड के बाद में जब जनगणना होती है उस समय तक तमाम राज्यों में, जिलों में आपके ज्यूरिडिक्शनल जो आपका चेंजेज काफ़ी हो जाते हैं और ज्यूरिडिक्शनल जो चेंज है वो आपके विभिन्न प्रकार की जानकारियों पे एक क्वेश्चनायर लगाता है जी। जैसे 2021 के लिए की तैयारियों के लिए जो टाइम फ्रेम था कि आपका जो ज्यूरिडिक्शनल एरियाज हैं उसको फ्रीज करना, वो आपका 31 दिसंबर 2019 जी। वो एक हमारी क्षेत्राधिकार को निर्धारित कर रहा है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब जनगणना कराना है तो जनगणना कराने के लिए आपको जितना मैन पावर रिक्वायर्ड होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, आप एक निश्चित समय सीमा में आपको उस कार्य को संपन्न कराना है, तो संपन्न कराने के लिए आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स में उनको जाके कराना है। तो जब तक आपका क्षेत्राधिकार फाइनल नहीं होगा तब तक आप उस काम को संपन्न कराने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 1 जी। नंबर 2, जनगणना कराने के लिए किस तरीके की शासन का जो मोटो है उस मोटो को ध्यान में रख के किस तरीके की आपको जानकारियां जनगणना के अंतर्गत एकत्रित करना है, उस आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है केंद्र स्तर पे, उस टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में तमाम NGOs, यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और लोकल स्टॉक होल्डर्स के भी ओपिनियन लिए जाते हैं। उसके बाद में इन चीज़ों को उसमें आपके क्वेश्चनायर में समावेश किया जाता है। क्वेश्चनायर में समावेश करने के बाद में प्रश्न ये आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब हमें इसको कराना है, तो जैसे सेंसस का एक कॉमन जो रहा है
9 से 28 फरवरी के बीच में होती है। तो 9 से 28 फरवरी का टाइम फ्रेम आज से नहीं, शुरू काफ़ी दशकों से चल रहा है। उस दशक में आपको कराना है। आपकी क्वेश्चनायर पहले कम हुआ करते थे, आज बढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चनायर क्या रहते हैं उसमें, किस तरह के? सेंसस में क्वेश्चनायर है, क्योंकि इंडिविजुअल एक हाउस होल्ड के संबंध में जानकारी, इंडिविजुअल पर्सन के संबंध में जानकारी, उसका नाम है, उम्र है, सेक्स है जी, जाति है। अभी जाति 2021 के पहले तक जी हम केवल जातियों में अनुसूचित जाति जनजाति जी को ले रहे थे। शैक्षणिक स्तर है नहीं, 2011 में जाति जनगणना हुई थी, उस समय आप रहे हैं। 2000 लिया गया था एक्चुअली जो जाति जनगणना का भी जो निकाला जा रहा है बार बार 2011 जो इशू निकल के आ रहा है, मुख्य 2011 जनगणना के साथ में जातिगत जनगणना नहीं हुई। उस समय जो डाटा निकल के आया था केवल SC और ST का डाटा कलेक्ट किया गया। 2011 में जाति जनगणना हुई ही नहीं। 2011 में गणना हुई है, मगर उसमें जाति के नाम पे अनुसूचित जाति और जनजाति का आंकड़ा एकत्रित किया गया। वो तो 51 से एकत्रित हो रहा है। हाँ, मगर जो बाद में निकल के आ रहा है उसके बाद में जी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम से एक जो सर्वे हुआ है जी, उसको हम बार बार बोलते हैं कास्ट सेंसस जी। ये 2011 की जनगणना के पश्चात में हुआ है, मतलब 14 के पहले। यस। तो उसमें ये निकल के नहीं आ रहा है मगर ये जो जात के कितने लोग हैं। ये जो काम जो कंडक्ट किया गया था, नो डाउट के इसमें केंद्र शासन के ही द्वारा किया गया था जी, है, मगर इसमें जो जनगणना के लिए ऑथराइज्ड पर्सन मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं जी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की बजाय ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से ये संपन्न किया गया था जी। तो खैर अब जो होने वाली है, आपको अच्छा खासा अनुभव है इसके बारे में, तो इसमें ये सारी चीजें भी निकल आएगी, कौन सी संपन्न जाति है, कौन सी नहीं जाति है। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अनुसार ये हाउसिंग लिस्टिंग के सवाल कैसे होंगे, जनगणना संधि सवाल कैसे होंगे, इसमें ये कैसे निकलेगा। बहुत सारे चाहे यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वो हैं तो उस जात के, लेकिन उनके समझ में नहीं आता किस जात के हैं। जैसे ब्राह्मणों में हम ही को मान लीजिए त्रिपाठी, तिवारी, दुबे, ये सब, तो ये एक इनका उपनेम का, उपजाति का और मुख्य जाति का पूरा लिखा जाएगा क्या? देखिए, अभी जहाँ तक ये जब जातिगत जनगणना का प्रश्न आया है जी कि जातिगत गणना, केंद्र सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि जातिगत गणना कराना है जी, तो जातिगत गणना कराने के लिए उसकी जो तैयारियां होंगी, हम और आप आए दिन पेपर में पढ़ रहे हैं कि आज ऑल ओवर इंडिया में जातियां जो हैं उनके उपनाम, गोत्र आदि में बटे हुए हैं, तो उनको एक फ्रेम में लेके आना। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको 2011 के पहले तक, लाइक मध्य प्रदेश में जैसे धोबी कास्ट है, हाँ, रायसेन सीहोर में जी अलग अलग हैं, कुम्हार भी हैं, वो एक कुम्हार हैं। नहीं, धोबी का रायसेन और सीहोर में SC में है और बाकी में पिछड़े वर्ग में है, पिछड़े वर्ग में हैं। ऐसे आपके जो प्रजापति है, कुम्हार कास्ट है, प्रजापति है, धोबी है, पारधी है, ये एक सीमित क्षेत्र में। तो जब जनगणना की तैयारियां होती हैं तो ज्यूरिडिक्शनल, जो मैंने सबसे पहले प्रश्न किया कि आपका जब तक एक क्षेत्राधिकार फाइनल नहीं होगा जी, क्षेत्राधिकार फाइनल होने के बाद ही, क्योंकि उसके साथ ही आपके लिस्ट ऑफ कास्ट ये अपडेट कराना पड़ती है। अच्छा। आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल, अभी आपने शायद 2 या 3 दिन पहले मैं पेपर में पढ़ रहा था कि आपके शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से जी some approximate 100 something villages transferred to the दतिया डिस्ट्रिक्ट जी। तो जो उस डिस्ट्रिक्ट में वो कास्ट जो उस 128, 27, 28 विलेजेस में जो हुआ करती थी वो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में थी, अब दतिया डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती थी। अब दतिया डिस्ट्रिक्ट में आती है तो उसको दतिया डिस्ट्रिक्ट में उसको आपको नोटिफाइड करना पड़ेगा जी। तो सर्वेक्षण क्या होता है? जातिगत सर्वेक्षण हुआ बिहार में, जैसा बता रहे थे, जातिगत जनसंख्या क्या होती है, जनगणना क्या होती है, अलग होता है क्या?
देखिए, जनगणना की जो बात है, जनगणना का केंद्र सरकार जो सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत जो होती है, वो आपके पूरे देश के लिए जी उस एक्ट के अंतर्गत करवाई जाती है। नहीं, सर्वेक्षण और जनगणना दोनों में अंतर है। सर, सर्वेक्षण मैं मतलब इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि किस राज्य शासन ने या किसने जी राहुल जी, आ रहा हूँ जी, किस तरीके से इस सर्वेक्षण के लिए कंडक्ट करने के लिए कोशिश की या क्या किया, क्योंकि एक विभाग से जुड़े होने के कारण जो मेरी जानकारी में है कि जब जनगणना होगी तो पूरे के पूरे देश में एक साथ होगी। तो राज्य सरकार नहीं करा सकती क्या? एक्ट के हिसाब से केंद्र शासन जनगणना कराने के लिए कॉम्पिटेंट केंद्र सरकार ही है। चल राहुल जी कुछ कहना चाहे। जी राहुल जी। एक तो मैं संतोष जी से ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये जाति जनगणना हो पाएगी, संभव है? क्योंकि अभी डिलिमिटेशन पेंडिंग है, वुमेन रिजर्वेशन का एक मुद्दा पेंडिंग है, और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित जो रहता है, जो जाति जनगणना का है, मैं संतोष जी को बता देना चाहता हूं कि 2011 में जाति के वंश नामों की जाति, उपजाति, समार्थक शब्द, विभिन्न उपनाम, गोत्र जैसी 46,73,034 श्रेणियों सामने आई थी। ये गवर्नमेंट का डाटा है, मेरा नहीं है जी। ये आई थी। ये संतोष जी का कहना कि सिर्फ SC/ST की उन्होंने उस समय गणना कराई, ये बिल्कुल गलत है। 2011 की 2011 का बोल रहे हैं राहुल जी? 2011 की मैं बात कर रहा हूं जी। 2011 में आप ग्रामीण क्षेत्र की जो जनगणना होती है वो ग्रामीण विकास विभाग कराता है। संतोष जी मुझे ठीक करेंगे अगर मैं गलत होऊंगा। शहरी क्षेत्रों की जनगणना होती है उसे आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय कराता है, और जो जाति जनगणना उस समय थी वो गृह मंत्रालय के पास और भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के पास थी। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो संतोष जी मुझे बिल्कुल मेरा साथ देंगे। दूसरी बात, उस समय जाति जनगणना हुई है, मगर उसका जो डाटा था वो सरकार के पास है। उन्होंने कभी भी उसको पटल पे नहीं रखा, इसमें उनकी शंका पे हमें हमेशा शक है। और लेकिन राहुल जी 2011 से 2014 तक 2011 से 14 तक चाहती है राहुल जी 2011 से 14 तक यूपीए सरकार थी, तो उसने क्यों नहीं रखा? सर, प्रोसेस होने में भी टाइम लगता है। एक मिनट, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2011 से 14 तक क्यों नहीं रखा, इसका सवाल कांग्रेस की सरकार बताएगी। राहुल जी मैं आपको इतना बता दूं, आपने पूछा, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां है कि जो पार्टी आज से 6 से 1 साल पहले जिस जाति गणना का मुखर रूप से विरोध कर रही थी वो आज क्यों मान गई? सवाल नंबर 1। बस राहुल जी और भी हमारे साथ अतिथि हैं, राहुल जी और भी अतिथि हैं। आप सवाल नंबर 1 किया, सवाल नंबर 1 का हम उत्तर ले लेते हैं। ये मैं आपको जरूर बता दूं, आपने कहा 29 तक संभव है, सरकार कह चुकी है कि अंतिम आंकड़े प्रकाशित होंगे 2030 में, 28 में अंतरिम आंकड़े प्रकाशित होंगे, ये सरकार कह चुकी है। रिजर्वेशन भी नहीं हो पाएगा। तो अब ये सरकार का मुद्दा है, अभी तो हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। गौरीशंकर जी जनगणना और आरक्षण, जाति जनगणना और आरक्षण दोनों अलग चीज। हाँ बिल्कुल अलग है। इस बार वही तो मैं बार बार सेन साहब से पूछ रहा हूँ। 1931 अरे जो जनगणना हुआ, राहुल जी उसके बेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया। आंकड़ा तो ही आधार बनेगा, आंकड़ा ही आधार बनेगा, और इस आंकड़े पे वही मैं मगर यहाँ मनसा पे शक है। चलिए राहुल जी आपने सवाल कर लिया, उन्होंने क्यों मान गए? गौरीशंकर जी बार बार राहुल जी कह रहे हैं क्यों मान गए? कटेंगे तो बटेंगे, भूल गए क्या? अरे एक मिनट, बीच में टीका टिप्पणी होगी तो न किसी सवाल हो पाएगा। बहुत दूर दूर बैठे हैं आप लोग, 600-700 किलोमीटर दूर बैठे हैं। जी श्रीवास जी। राहुल जी ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र का बहुत अच्छा अनुभव है जी। भारतीय जनता पार्टी के मनसा पे सवाल, मतलब ये पूर्वानुमान से ग्रसित लोग इस प्रकार का आकलन करके चैनल पे समय बर्बाद करते हैं कि टाइम पास करने आते हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है भाई, कैसी इसकी जनगणना की कैसी जटिलता है, इसको स्पष्ट रूप से माननीय संतोष जी ने बताया है।
और बड़ा आश्चर्य लगा आज के डिबेट में कि माननीय विक्रम चौधरी जी ने सामाजिक न्याय के जो महापुरुष है काशीराम जी और उनके समकक्ष में राहुल गांधी जी को खड़ा कर दिया, भीमराव अंबेडकर जी के सामने खड़ा कर दिया। कम से कम कद तो देखना चाहिए। मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक जी हुजूरी इस हद तक पहुंच गई कि राहुल गांधी जी को ऐसे महापुरुषों के समकक्ष खड़ा करना बिल्कुल भी कड़ी आपत्ति इस बात पे। दूसरा मेरा साफ कहना है, केंद्र सरकार ने किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं लिया है जी, किसी के दबाव में नहीं लिया है जी। ये समय की मांग थी और जो सही बात है, इस बात को माननीय जेडीयू के प्रवक्ता जी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को किस प्रकार से गिराने का प्रयास किया, पिछड़ा वर्ग आयोग को किस प्रकार संवैधानिक दर्जा देने के लिए उसको गिराने का प्रयास किया, हेड काउंटिंग को सही तरीके से लागू नहीं कर पाए, अपने राज्यों में जहां गिनी चुनी सरकार है वहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और चैनल पे बोल के बोले मनसा पे सवाल है, मनसा पे सवाल है। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है, 2026 में चालू हो जाएगा, क्या इसमें दिक्कत है? मतलब हर चीज को आप ये क्यों सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसको चुनाव से जोड़कर देख रही है? राहुल जी आप बोल रहे थे, आप सुन रहे थे। अगर आप धरातल में आपकी उपस्थिति है, धरातल में अगर आपकी उपस्थिति है, जनता के बीच में पकड़ है, तो कास्ट सेंसस से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। दूसरा, किसी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता ने इसका विरोध नहीं किया या कभी नहीं कहा कि इसका विरोध, इसको लागू करने से हिंदू बढ़ जाएंगे, हिंदुओं का विभाजन हो जाएगा। ये काम करने का जो श्रेय जाता है, इतना झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी का नेता है जी, आम आदमी पार्टी का नेता है, मुल्ला मौलवियों को तनख्वाह देने वाले, किस प्रकार से राम मंदिर में हिंदुओं पे गोली चलिए श्रीवास जी, मुद्दा अलग जा रहा कि जाति क्या था, कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार का चेहरा दिखाया, तब इनको याद नहीं आया। श्रीवास जी, विक्रम जी, बीच में अगर कोई भी बोलेगा ना तो न हमारे दर्शकों तक जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं न आपकी बात पहुंचेगी ना किसी और की बात पहुंचेगी। सबके पास टाइम है, सबको मैं टाइम दे रहा हूं जी। मैं सहमत हूं आपकी बात से। देखिए, राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी के सामने कहा था कि हम आपसे जातिगत जनगणना करवाकर मानेंगे। जो घोषणा उन्होंने की थी उस घोषणा का परचम भी उन्होंने उठाया। एक बात, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये फिर किस दबाव में बोला गया और किस परिप्रेक्ष्य में बोला गया, ये बात भी गौरीशंकर जी को बताना चाहिए। पूरी भाजपा जो थी जातिगत जनगणना के खिलाफ थी और हिंदुओं को उकसा रही थी कि आपको जाति में बांटा जा रहा है जिससे आप बतौर एक धर्म कमजोर हो जाएंगे। तो ये तो छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि भाजपा इसके पक्ष में थी कि नहीं थी, ये सबको पता है। और जैसा कि इन्होंने कद की बात कही तो इतिहास लिखा जा चुका है। अब जब भी सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात आएगी तो राहुल गांधी का जो कद है वो भीमराव अंबेडकर के समकक्ष खड़ा होगा। मैं इसका उदाहरण देके आपको समझा रहा हूँ। 65 साल आप रहे तो आपने नहीं कराया, अभी तो करवा भी तो हम रहे हैं सर, लड़ भी तो हम रहे हैं। यदि हम नहीं करवा पाए थे तो लड़ भी हम रहे और लेके भी हम आए हैं। मैं आपको बताता हूं त्रिपाठी जी, इस बड़ा मार्के की बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। गौरीशंकर साहब आप भी सुनिएगा कि जिस तरीके से भारतीय समाज का जो रिस्ट्रक्चरिंग जो किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण की और भागीदारी की पॉलिसी को लाकर, उसी तरह आप देखेंगे और इतिहास गवाही देगा कि जातिगत जनगणना के बाद किस तरीके से भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का फिर से रिस्ट्रक्चरिंग होगी। क्यों होगी मैं बताता हूं कि जो सरकार एक तरफ कहती है कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दूसरी तरफ वही सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, तो कहने का आशय यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि जो 4 ट्रिलियन आपने रखे हैं वो कम से कम 80 करोड़ लोगों तक तो पहुंचा, उनको भोजन की कतारों से, राशन की दुकानों से तो बाहर निकालिए। जातिगत गणना है वो हमारे संसाधन, हमारे बजट का फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। और जैसे ही कोई भी समाज या कोई समुदाय आर्थिक रूप से सक्षम होता है तो सांस्कृतिकीकरण के अनुसार उसका सोशल जो स्टेटस है वो भी बढ़ के आता है। यही सोशल रिस्ट्रक्चरिंग है जो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अब राहुल गांधी जी को उसका श्रेय जाता है। इसलिए मैंने उन महापुरुषों की कतार में हमारे नेता को खड़ा किया जी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ताली भी बजा सकते हैं आप चाहें तो, ताली बजा लो गौरीशंकर जी, शिवाजी ताली बजा लो। अभिनंदन तो करना ही पड़ेगा देर सवेर। गजब, धन्यवाद। क्या व्याख्या कर रहे हैं अपने नेताओं की, क्या व्याख्या कर रहे हैं? शुक्रिया साहब। हमारे जो क्या चापलूसी की व्याख्या है? नरेंद्र कांग्रेस पार्टी का नरेंद्र सरेंडर करने लगे, हमारा नेता सरेंडर तो नहीं है जी जी। गजब, जो सबसे पुराने समाजवादी नेता श्रीवास जी, सामाजिक न्याय क्या होता है
अरे भाई भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराने वाले लोग। वो इतिहास की क्लास बाद में मुद्दा अलग चला जा रहा है। शिवाजी गंभीर बात हो रही है, शिवाजी गंभीर बात हो रही है, अपमानित करने वाले अच्छे मुद्दे पर डिबेट चल रही है, बात हो रही है, वो उधर मत जाइए जी। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सबसे बड़े पुराने समाजवादी थे, उन्होंने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सह अपमान। जनगणना क्यों जरूरी है, और जो आदरणीय संतोष जी ने बताया कि समय लगता है, और SC और ST की गई थी। जो जनगणना का फॉर्मेट है वो मैंने भी किसी के माध्यम से पढ़ा था, देखा था कि उसमें आपके पास धन संपत्ति क्या क्या है, ट्रैक्टर है, बाइक है, 4 व्हीलर है, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। अगर आपके पास पशु मतलब गाय भी है तो लिखी जाएगी, और बकरी है तो लिखी जाती है। उसमें सभी की जनगणना होती है, सरकार को किसकी लागू करनी है, किसकी नहीं करनी है। और जनगणना की जरूरत इसलिए सबसे ज्यादा है कि टोटल OBC और SC और ST लगभग 90% के आसपास है। सरकारी डाटा है कि मध्य प्रदेश में भी OBC की जनसंख्या लगभग 52% है। आज भी 14% उसे आरक्षण मिल रहा है, अगर आप देखेंगे। और EWS जो आदरणीय संतोष जी बैठे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है हमारा। EWS जो बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी है सर आपको? जी। तो हाँ, तो इसमें आप बताएंगे थोड़ा संक्षेप में, फिर उन्हीं के पास नहीं, बहुत जरूरी है, सबकी जानकारी के लिए आ जाएगा। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो इसमें केवल सामान्य जाति के लोग लिए जाएंगे या कोई भी इकोनॉमिकली काउंट किया जाएगा? पिछड़ा वर्ग भी है, पिछड़ा वर्ग भी है ना जी। लेकिन अभी तक जो नियुक्तियां हुई हैं वो सिर्फ एक ही उसमें सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को लिया गया है। नहीं, हमारी जानकारी में है पिछड़ा वर्ग तो आप हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर है तो मित्र डाटा के बेटे को लिया गया है, तो आप बताना PSC में नहीं, आप बताना अगर पिछड़ा वर्ग का लिया गया है तो कितने % में लिया गया है? नहीं, उसी 10% का जो रिजर्वेशन है उसमें लिया गया, उसमें अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया है। आपको गलत जानकारी है, मैं तो आपको अभी आप सही बोलते हैं, अगर अभी नॉलेज में नहीं आया, अगर है तो आप बताना जरूर, हम आपसे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी इसलिए है कि जो 90% आबादी है उसके पास जो संसाधन है, 90% आबादी के बाद मात्र 10% संसाधन है, 15% संसाधन है, और 10% आबादी के बाद 85% संसाधन है। तो इसलिए जनगणना भी जरूरी थी, इसको हमेशा समाजवादियों ने उठाया और पूरे विपक्ष का दबाव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसकी वजह से झुकना पड़ा, क्योंकि लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने हर मंच पे चीख चीख के कहा था। जी मनोज जी, त्रिपाठी जी पास नहीं, एक मिनट और लेंगे। नहीं, हमारा समय त्रिपाठी जी, हमारे पास समय नहीं है। नहीं, समय अभी महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए हम बता रहे हैं कि जो EWS की जो हम बात कर रहे थे कि 10% पूरे भर दिए गए, लेकिन अभी तक जो 14% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू था OBC का, आज तक नहीं भरा गया है। सेम सरकारी संस्थानों यूनिवर्सिटियों की बात कर लें, 27% आरक्षण लागू है, लेकिन आज तक नहीं भरा गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2030 तक भरने की मंशा नहीं है, इसलिए ये लोग लेट कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में एक बार फिर हम सेन साहब से ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो संपन्न जातियां हैं जो पिछड़ा वर्ग में है या जो दलित वर्ग में मानी जा रही हैं, बहुत सारी हैं, हमारे नॉलेज में भी है, क्या उनको उनकी संपन्नता के अनुसार उनको अलग किया जाएगा, सवर्णों में लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? ये हम सेन साहब से पूछेंगे, लेकिन आपका बहुत 1 मिनट में आपका क्या कहना है त्रिपाठी जी? देखिए त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि जो संपन्न लोग हैं उनको अलग करो भाई। ये कहा है, पार्लियामेंट से कहा है कि भाई इस पे कानून बनाओ जी। जिसके घर में IAS बन गए, जिसके घर में PCS बन गए हैं जी, जिसके घर में और तमाम बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस है, तो ऐसे लोगों को आप क्यों आरक्षण दे रहे हैं? इससे एक मौलिक सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको एक गाइडलाइन भेजा है भारत सरकार को, इस पे आप कुछ कानून कर बनाए, अलग करें। खासकर SC ST के लिए भी वही कहा है, और यही चीजें मुझे लगता है कि अन्य जातियों में भी लगेगा। तो उससे कोई, ये तो अच्छी बात होगी कि अगर ये चीज निकल करके आए, जो संपन्न हो चुका है उसको अलग करो भाई। ये तो मान बहुत पहले से डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे कि भाई जो संपन्न हो चुके हैं उनको कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वो अपने ही ये अलग मुद्दा हो गया त्रिपाठी जी। त्रिपाठी, संपन्न जो हो गए वो अलग मुद्दा हो गया, अलग होना। हाँ,
जी। और वो उनको नहीं वो किसी जाति में हो, त्रिपाठी जी मैं नहीं कह रहा हूँ जी। वो कहा है सुप्रीम कोर्ट एक ने कहा मिनट है, जी, किसी अपने अपने उनको समय नहीं पर। आरक्षण मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। सेन साहब ये मैं जानना चाह रहा हूं जो इसमें क्या कितनी, जैसे अभी इन्हें बताया मनोज जी ने कि कितने बकरी, कितने कुत्ते, कितने बिल्ली, क्या सब चीजें आ जाती हैं, क्या ये आ जाती हैं पॉइंट में है कि तुम्हारे मकान है कि नहीं है, जमीन है कि नहीं है, ये सारी चीजें? सर जैसे अभी आपने जब केंद्र शासन ने निर्णय लिया और उसकी डेट्स भी डिसाइड कर दी जी। और आपको बताया कि 2 फेसेस में ये जनगणना का कार्य होगा। जी एक्चुअली मुख्य जनगणना का जो काम है जी हर डिकेट में 9 से 28 फरवरी है। जैसे अभी आपका डिसाइड हुआ है कि 27 में जी एक कंप्लीट होगा। 27 में नहीं कंप्लीट होगा ये, मतलब 27 से भी चालू 26 से शुरू होने के बाद जी, में 26 से शुरू होगा, तो 26 से शुरू हो गए और 27 में फिर इन राज्यों पे शुरू होगा जो मध्य प्रदेश से हिमाचल जी। जो आपके आइस एरियाज हैं। जी। क्या है, काम कराने के 2 फेसेज हैं। फर्स्ट फेज जनगणना में जिसको कहा जाता है हाउस लिस्टिंग फेज, जी और सेकंड फेज कहलाता है सेंसस फेज। जी तो फर्स्ट फेज में हमारा काम होता है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के दौरान फ्रेम रेडी करना कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि क्वेश्चनर को एक बार जब रेडी हो जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में जब आप उसको काम को कंडक्ट कराना है तो आपको एरिया डिसाइड करना है। जी। एरिया डिसाइड करने के लिए जो ज्यूरिडिक्शनल चेंजेज मैंने सबसे पहले बोला था, ज्यूरिडिक्शनल चेंजेज आ गया आपके। इसके बाद में क्वेश्चनर, जैसे अभी 2021 की जनगणना का प्री टेस्ट जो आपका आपका क्वेश्चनर प्रश्नावली जो तैयार हो गई थी उसको 2019 में प्री टेस्ट कराया गया था। जी। मध्य प्रदेश में भी कराया गया, देश के तमाम हिस्सों में कराया गया। अब एक नई चीज निकल के आई कि इसमें जातिगत जनगणना, जी जनगणना के फॉर्मेट में जाति का कॉलम है। जी चूंकि मैंने पहले भी बोला कि उस समय SC ST एंड अदर्स, जी। तो SC ST के ही डाटा निकल के आए हैं प्री आगे की जनगणनाओं में, पिछली जनगणनाओं में, सॉरी, है ना। अभी तमाम जातियों की जनगणना होना है, तो जो टाइम फ्रेम सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, मैं 99% या 100% श्योर हूं कि उस टाइम फ्रेम में जनगणना हो जाएगी। जी बात है मूल रूप से कि जातियों की विभिन्न क्षेत्रों में जातियों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। अब मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। शर्मा एंड वर्मा, जी। बोथ आर द कॉमन सरनेम। जी किस कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी को नहीं पता। जी आपको इसके लिए अगर बात जैसे निकल के आ रही कि वर्मा कौन सी पिछड़े कास्ट वर्ग में भी आते हैं, वर्मा कायस्थ में भी आते शर्मा भी आते, शर्मा, सो मेनी शर्माज आर बैक। तो क्या है, सरनेम से केवल इस चीज को निकल के आना कि कास्ट का डाटा सही निकल के आएगा, आपको पब्लिक को भी अवेयर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की ये है, अभी आप देखते हैं कि सामान्य रूप से किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जी ये 3 ही सूचियां अवेलेबल हैं। जी अन्य कास्टों के संबंध में कोई चर्चा नहीं होती। जब चूंकि जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया है, और जहां तक मैं पेपर में पढ़ गया, क्योंकि मैं भी सेवानिवृत्त हो चुका हूं, तो अब पेपर के माध्यम से ही जानकारी जो कि शासन ने निर्णय लिया कि सभी जातियों की एक कंसोलिडेटेड लिस्ट को उसको रेडी करना है। जी तो वो जब तक लिस्ट, और ये आज जैसे जून में हैं, बैठे हुए हैं हम, अभी 26 में काम चालू होना है, तो मैं होपफुल हूं कि 6 महीने के अंदर ये कास्ट की लिस्ट को फाइनलाइज भी कर लिया जाएगा, ज्यूरिडिक्शन भी आपका फाइनलाइज हो जाएगा, और इसके साथ में फर्स्ट फेज में जो हाउस लिस्टिंग का काम है, पहले वो हाउस लिस्टिंग का काम होगा। हाउस लिस्टिंग के साथ में आपके मकान से जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं, परिवार के साथ जुड़ी हुई तमाम सुविधाएं, जैसे अभी थोड़ा देर आप पहले भाई साहब, मैं नाम चौधरी साहब के पशुओं की गणना, नहीं वो यादव जी हैं, जी। और ये तमाम तरीके के डाटा फर्स्ट फेज में ही कलेक्ट होंगे। जी अगर, और इसके लिए भी ये है कि कितने फेज क्वेश्चनर होंगे में इसके? अगर ये स्पेस बनाया गया है इस तरीके की, एक जनगणना अधिकारी एक घर में कितनी बार जाता है? 2 एक ही बार। बार? अच्छा, 2 बार जाएगा। फर्स्ट फेज में आपका हाउस लिस्टिंग का काम होगा, देन एक्चुअल सेंसस का काम उसी जो जैसे अब मैं छोटा सा एक बड़े इजी तरीके से बता दूं कि जैसे भोपाल में है, जी। भोपाल में आज की तारीख में 84 वार्ड्स हैं। जी
84 वार्ड में एक साथ जनगणना कराना, तो सबसे पहले तो हमें 84 एक वार्ड का एवरेज अगर हम निकालें भोपाल में, तो आज की तारीख में मैं समझता हूँ किसी वार्ड में अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन आपके 25,000 जाएगी और किसी वार्ड में 65,000 भी जाएगी जी। तो 65,000 और 25,000 के जो वार्ड में पॉपुलेशन आपको हमें काम कराना है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कराना है, तो टाइम फ्रेम में कराने के लिए इसमें सेंसस में उसको इन्यूमरेशन ब्लॉक बोलते हैं। तो फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग के दौरान एक इन्यूमरेटर को एक टारगेट दिया जाता है अप्रॉक्सीमेट 150 टू 180 हाउसेस को कवर करने का। तो वो ये काम कहाँ लोकल बॉडी का है। अगर मान लो हम भोपाल नगर निगम में कर रहे हैं तो जो लोकल अथॉरिटी है रहेगा, नगर निगम अधिकारी हैं, वो उसके लिए सक्षम है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे तहसीलदार, तो ये उनका काम है। जनगणना तो फर्स्ट फेज में हमारे पास में डाटा निकल के आ जाता है कि जो हमने एक इन्यूमरेशन ब्लॉक बनाया हुआ है, उस इन्यूमरेशन ब्लॉक में किसी इन्यूमरेटर को एक इन्यूमरेशन ब्लॉक उसके लिए सफिशिएंट है, आइदर उससे एक से ज्यादा इन्यूमरेशन ब्लॉकों का भी काम कराया जा सकता है, क्योंकि मेन पावर नहीं, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, विक्रम जी आपका, संतोष जी आपका, के त्रिपाठी जी आपका, राहुल जी आपका और गौरीशंकर जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की उस मुद्दे पर जिसकी मांग देश में लंबे समय से जारी थी, लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल नहीं जुटा सका। दरअसल जातिगत जनगणना की बात आते ही बहुत सी चिंताएं और सवाल भी खड़े हो जाते थे, खास तौर पर ये कि जातिगत जनगणना से जो आंकड़े मिलेंगे उनके आधार पर देश भर में आरक्षण की नई मांग उठनी शुरू हो जाएगी, जिसका जोखिम सत्ताधारी दल को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नए आंकड़ों को आधार बनाकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर और जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा, लेकिन गणना के ठीक पहले जातियों का वर्ग तय करने में पैदा होने वाले पेच अब सरकार की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कई जातियां ऐसी हैं जो जिला और तहसील के आधार पर अलग अलग वर्ग में दर्ज है। ऐसे में गणना का रिजल्ट 100% सही लाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। साथ ही सरकार को विपक्ष के तीखे हमलों का जवाब भी देना होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।